दोस्तों, असमय हार्ट अटैक, असमय लकवा, असमय किडनी फेलियर का मुख्य कारण क्या है? हमारे देश में क्यों लोग कम ही उम्र में इस दुष्परिणामों के शिकार हो जाते हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि इसका खलनायक है हाइपरटेंशन, हाई बीपी, तो शायद कुछ आपको आश्चर्य भी हो। आश्चर्य इसलिए होगा कि हाइपरटेंशन से, हाई बीपी से हमारे देश में काफ़ी लोग, लगभग 18 से 19 करोड़ लोग आक्रांत हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से 10 से 20% लोगों को मालूम है कि उन्हें हाई बीपी है। ऐसा इसलिए होता है, बीपी के अक्सर कोई लक्षण लोगों में दिखाई नहीं पड़ते हैं। लोग उम्मीद करते हैं, एक धारणा है कि जब हमें चक्कर आएगा या कोई परेशानी होगी, माथा भारी हो गया या बेहोश होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, तब जाएंगे डॉक्टर से दिखलाने, और उस समय उनको इस बात का पता लगता है कि हाई बीपी है। तो आइए इसी खलनायक के बारे में आज के दिन कुछ काम की बातें मैं लेके आया हूँ जो आप सबों को जानना चाहिए, और इसके लिए आज का दिन बहुत ख़ास है। आज का दिन खास इसीलिए है कि आज 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, और इसे सारी दुनिया वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाती है। ये WHO का प्रयास है। इस साल WHO का थीम या विषय या उद्देश्य ये है कि लोग खुद से घरों पर अपने बीपी को ढंग से जांच करना सीखें। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ बीपी, ये पहला है कदम, और दूसरा है कदम उसको सही ढंग से कंट्रोल करना सीखें ताकि उनकी आयु लंबी हो, एक सुखद जीवन व्यतीत करें, और इन लोगों को अपनी कीमती जानें लकवा, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर के कारण गंवानी पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर आज की ये वीडियो है कि हाइपरटेंशन कितना खतरनाक है, ये कितना बड़ा खलनायक है। हम सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करेंगे कि बीपी को सही ढंग से नापने का क्या टेक्निक है। बीपी को डॉक्टर के क्लिनिक में नापने का और अपने घर पर नापने का क्या टेक्निक है। सारी दुनिया के जो शोध हुए हैं उससे पता चला कि अगर पेशेंट को या उनके अटेंडेंट को ट्रेन कर दिया जाए, वो घर पर अपना बीपी सही ढंग से नापना सीख कर लें, तो इससे बीपी को नियंत्रण करने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि हर जगह बीपी को नापना इतना आसान नहीं है। किसी अस्पताल में जाए या डॉक्टर में जाके हर बार जाना लोगों के लिए उतने समय की कमी होती है, पैसे की कमी होती है। इसीलिए आप अपने डॉक्टर से कहें कि हमको बीपी इंस्ट्रूमेंट से बीपी जांच करना सिखला दीजिए। उसकी मैं जिक्र आपको बताऊंगा इसमें, ताकि वो घर पर करें। घर पर बीपी नाप करने का एक फ़ायदा ये है, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों को डॉक्टर के क्लिनिक में बीपी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, 160/100, और वही व्यक्ति जब घर पर आके जांच अगर उसको करवाता है तो उसका बीपी सामान्य होता है 130/80। ये इसलिए होता है कि कुछ लोगों को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। एक तरह का डर, एक तरह का खौफ बीपी इंस्ट्रूमेंट को देख के, डॉक्टर के क्लिनिक के वातावरण को देख करके, उस एटमॉस्फेयर को, डॉक्टर को देख करके, आला को देख करके, इस डर के कारण जो बीपी बढ़ता है, ये आप घर के अपने अनुकूल वातावरण में नापेंगे तो आपको सही बीपी का आकलन होगा। दूसरा हमारा बिंदु होगा कि बीपी के बारे में ये जानना कि नॉर्मल बीपी किसको कहते हैं, एलिवेटेड या प्री हाइपरटेंसिव किनको कहते हैं, और वाकई में हाई बीपी किसको कहते हैं, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ये इसके बारे में एक टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी आपको समझने के लिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने जान लिया कि आपको बीपी है तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है। इसमें इसको कंट्रोल करना हमारा मुख्य गोल है, इसको नियंत्रण में रखना, जिसमें आपकी जिम्मेदारी 90% है, डॉक्टर की जिम्मेदारी 10% है। इसमें दवाओं से बीपी कंट्रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ भी
अगर जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन किए जाए तो और अच्छे से कंट्रोल होता है और भविष्य में उसके दुष्परिणाम कम देखने को मिलते हैं। लाइफ स्टाइल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अपने जीवन शैली में ऐसे कौन से परिवर्तन करें जिससे आपका बीपी को रिड्यूस होने में, कंट्रोल होने में सहायता मिले। हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर दुनिया के अधिक मात्रा में बीपी के पेशेंट लोग अपने पाए जाते हैं, और बीपी के पेशेंट ही नहीं, उसमें से 90% लोगों को नहीं मालूम है कि हमको बीपी, और जिनको मालूम भी है उसमें से 10 to 20% ऐसे लोग हैं जो दवा को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करते हैं। ज़्यादातर लोगों को कुछ अंदाज़ा नहीं है, कभी तकलीफ़ नहीं हुई, और जो लोग भी दवाई खाते हैं सिर्फ समझते हैं कि मैं दवाई खा रहा हूँ तो मेरा काम ख़त्म हुआ, और दवाई खाने के कभी कभी सालों तक दोबारा बीपी जांच नहीं आप कराते हैं ये देखने के लिए कि बीपी उनका नियंत्रण में है कि नहीं है। उपचार भी करना जरूरी है, मगर हमेशा चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है कि जो भी दवा या आप मेहनत या उपचार कर रहे हैं उसका सही असर आपके शरीर पर हो रहा है। बीपी नापते समय मैंने बताया 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर डॉक्टरों के क्लिनिक में स्फिग्मो मैनोमीटर रहती है, जिसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। मैं आपको बहुत आसान टेक्निक चाहता हूँ बताऊँ, जो बगैर किसी अन्य व्यक्ति के सहायता के आप बीपी रिकॉर्ड अपना कर सकते हैं। यह है एडीरॉयड बीपी इंस्ट्रूमेंट, जो घड़ी के समान की एक अपना मीटर होती है, और ये डिजिटल अगर अच्छे कंपनी का आप लेते हैं तो आपका दायित्व तो होगा कफ को लगाना, उसकी जो अपने बटन है ऑन कर दीजिए, फिगर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। दूसरी एड्रोनाइड मतलब घड़ी के आकार की एक मीटर होती है जिसमें सुई लगा रहता है, उसको बाह में लपेट करके इन्फ्लेट करके आपको आला से कान में लगा के सुनना होगा। अगर आपका बीपी 120/80 के रेंज में नॉर्मल है, अगर 130 से ज़्यादा और 80 या 80 से कुछ ज़्यादा होने लगे तो आप 80 के करीब है तो प्री हाइपरटेंसिव, आजकल इसको लोग एलिवेटेड बीपी भी कहते हैं। और अगर 130 या 140 के ऊपर सिस्टोलिक बीपी और नीचे में 80 और 90 से ज़्यादा बीपी है तब हाइपरटेंशन है, बीपी है। अमेरिका के जो सोसाइटीज़ हैं, हार्ट सोसाइटी, वो रिकमेंड करती हैं कि 130 ऊपर में और 80 के ऊपर भी जाए बीपी तो आप हाइपरटेंसिव जोन में आ गए। मगर यूरोप के लोग का मानना है कि थोड़ा सा ऊंचा रहता है, 140 तक भी रहे तो हाइपरटेंसिव जोन नहीं करते हैं। ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोग अमेरिकन सोसाइटी की बात मानते हैं, और 130/80 के ऊपर होने पर मतलब है रेड, अपना सिग्नल रेड जोन में आ गए हैं, आपको बीपी की देखभाल की आवश्यकता है। सभी लोग जानते हैं कि बीपी को एक साइलेंट किलर के रूप में लोग मानते हैं। साइलेंट अपना किलर का मतलब होता है कि शुरू में कोई लक्षण बीपी के नहीं होते, ये इंतज़ार करना कि हमको जब माथे में चक्कर आएगा, आँख से कम दिखाई पड़ेगी या बेहोशी होगी, तब मैं जाके बीपी जांच कराऊंगा, ये अक्लमंदी नहीं है। सारी दुनिया में 18 साल की उम्र होने के बाद, और ख़ास तौर से ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार में उनके पिता, उनके माता को बीपी फैमिली हिस्ट्री हो, उनको 18 साल से बीपी जांच अपना होना चाहिए, चाहे उनको बीपी की शिकायत लगे या नहीं लगे। नापने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कभी कभी हम लोगों के पास ऐसे लोग आते हैं जिनकी उम्र 14 साल, 15 साल, 16 साल है और बीपी काफ़ी हाई रहता है, 180/100। इसलिए इस धारणा में नहीं रहे कि जब मुझे तकलीफ़ होगी तभी बीपी जांच कराएंगे। 18 साल उनके लिए जिनके फैमिली हिस्ट्री है, जिनको फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन का नहीं है, वो 30 साल की उम्र के बाद या 30 साल की उम्र में ज़रूर साल में एक बार बीपी अपना चेक करें या किसी डॉक्टर से चेकअप न करवाएं। 120/80 तक आप ठीक हैं, नॉर्मल है। जहाँ 130 और नीचे में 80 के ऊपर टपने लगे, आप डेंजर जोन में आ गए हैं।
ये मैं नहीं आपको कहता हूँ कि आप झट से ना दवाई खाना शुरू कर दें, अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे विचार करें कि आपको जीवन शैली में ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसा कोई सा रिस्क फैक्टर आप में है कि नहीं जिसको कंट्रोल करने से बीपी अभी कंट्रोल होने की स्थिति में है। जो रिस्क फैक्टर बीपी को ऊपर करने में, हाई बीपी करने में हेल्प करती हैं, वो है हमारी निष्क्रिय जीवन शैली। ज़्यादातर हम लोग बैठ के काम करते हैं, आराम करते हैं। अगर सक्रिय जीवन शैली नहीं होगी, हमारा वेट होगा ज़्यादा। अगर हम तंबाकू के प्रेमी हैं या गुटखा के प्रेमी हैं, अल्कोहल अधिक इस्तेमाल करते हैं, या फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन का है, या हमें डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोगों को बीपी की संभावना अधिक रहती है। या जिनको मानसिक अपना तनाव बहुत ज़्यादा है, वर्किंग क्लास में है, मानसिक तनाव भी एक बीपी बढ़ने का कारण है। कभी कभी कुछ लोगों को दवा बीपी के खाने के बाद कुछ नई परेशानी हो जाती है, और इन परेशानियों के अपीयर होने के बाद घबरा के झट से ना दवाई को नहीं बंद करना चाहिए, अपने डॉक्टर से जाकर रिपोर्ट करना चाहिए कि ये दवा खाने के बाद मुझे ये तकलीफ़ होती है। उसके डोज में वो कुछ कम बेसी करेंगे, या आवश्यकता पड़ेगी तो दवाई को चेंज भी करेंगे। कुछ जो कॉमन तकलीफ़ है दवा खाने के बाद कुछ दिन, कुछ हफ्तों के लिए परेशानी होती है, वो है वीकनेस, कमजोरी का लगना, मुंह का सूखना। ये सामान्य बात है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर को जाकर रिपोर्ट करें, फॉलो अप कराएं, और दवा को टाइट्रेट करके ऐसी दवा लिखेंगे, निश्चित तौर से आपका बीपी आसानी से कंट्रोल होगा। और बीपी कंट्रोल होने के बाद टारगेट को ध्यान में रखें कि 120/80 या 130/80 से मेरा बीपी ज़्यादा नहीं हो। आप दवा खा रहे हैं, मैंने देखा है कुछ लोगों को कि दवा कुछ सालों से खा रहे हैं और बीपी जब जांच हुआ तो उनका 150/100 आ रहा है। तो मैं तो कहता हूँ इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं कि हम बीपी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो टारगेट अचीव नहीं कर रहा है तो ये दवाई खाना बेकार है। इसलिए ऐसा कुछ लोगों को होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि मैं दवा खा रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है। उसमें ढेर सारी बातें हैं। जब तक आप उनको, अपने डॉक्टर को कोऑपरेट नहीं करेंगे, अपने आप को कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो बीपी सही ढंग से नियंत्रण नहीं होगा। जिन बातों पर आपको ध्यान देना है वो है आपकी जीवन शैली। जीवन शैली में को देखें, समझें और उसमें सकारात्मक चेंजेज अवश्य करें। बीपी के मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और हर बीपी के मरीज अपने डॉक्टरों से इसके बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि नमक को बीपी से बैर है, और कुछ गांव में, कुछ शहरों में देखा गया है कि जहां पर लोग नमकीन चीज़ ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, वहाँ पर बीपी के पेशेंट होते हैं ज़्यादा। और आजकल मॉडर्न लाइफ स्टाइल में, आधुनिक युग में, हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें, नमकीन चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं। जो खाद्य की चीज़ें जिसमें नमक ज़्यादा रहती हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए और अपना बचना चाहिए। वो आइटम जिसमें नमक ज़्यादा है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है, वो है चाट, चटनी, सॉस, पापड़, लिट्टी, चोखा, चिप्स, और जो भी जंक फूड हैं जो रेस्टोरेंट में मिलती हैं। तो बचने के लिए जो ज़्यादा नमकीन चीज़ है उसको कम करें या नहीं खाएं। घर का जो भोजन है वो सर्वोत्तम भोजन है। नमक के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कितना खाना चाहिए। तो एक स्टडी के मुताबिक लगभग 2.5 ग्राम नमक टोटल 24 घंटे में हम खा सकते हैं। 2.5 ग्राम नमक का मतलब हुआ चाय वाली चम्मच का आधा चम्मच 24 घंटे में। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि सेंधा नमक खाना स्वास्थ्य के लिए आपका कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, खास तौर से जो बीपी के अपने पेशेंट हैं, सेंधा नमक उनके लिए ये कॉमन सॉल्ट जो मार्केट में वाइट सॉल्ट मिलती है उसके अपेक्षाकृत बहुत फ़ायदेमंद है। सेंधा नमक फ़ायदेमंद इसलिए है, उसमें एक पोटासियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको गर्मियों के दिन में जो बग्घा लगता है वो बग्घा लगना हो जाएगा कम, खाना ठीक से पचेगा। सेंधा नमक खाने से खाना को पचने में आसानी होती है, गैस की समस्या कम होती है और बीपी को घटाने में
हेल्प करता है। शोध के मुताबिक सोडियम सॉल्ट जो वाइट नमक में होता है उसके अपेक्षाकृत पोटासियम सॉल्ट जो सेंधा नमक में है, इसका उपयोग करने से बीपी को घटने में सहायता मिलती है। सारांश में सेंधा नमक खास तौर से बीपी वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। नमक के बाद आती है बारी तेल के बारे में। लोग भांति भांति के सवाल करते हैं। तेल के बारे में का इस्तेमाल जितना कम होगा आपके शरीर में फैट की मात्रा कम जाएगी, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी और बीपी भी कंट्रोल होगा। कोशिश करें कि कम से कम तेल में खाना बनाएं और आप बॉइल्ड सब्जी बॉइल्ड खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तंबाकू, सिगरेट, गुटखा सारी दुनिया ने स्टडी किया है, इसको करने से हार्ट अटैक, लकवा की वारदात ज़्यादा होती है और बीपी को कंट्रोल करने में ये खतरा है, ये कंट्रोल नहीं करने देता है। अल्कोहल का सेवन मॉडरेशन में लेस देन 1 to 2 ड्रिंक्स लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन अल्कोहल से अगर आप दूर रहें तो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। समय पर खाना करना, नाश्ता करना आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी चीज़ है। बेहतर होगा 8 बजे आपने सुबह से लेके 6 बजे शाम के बीच में आपको नाश्ता खाना जो भी खाना है खा लीजिए और 6 बजे शाम के बाद से अगर आप फास्टिंग स्टेज में रहते हैं अगले सवेरे तक, तो आपको बीपी कंट्रोल करने में, हार्ट की रक्षा करने में, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में, वेट को घटाने में ये काफ़ी मददगार है। आपके लिए संदेश होगा कि डॉक्टर के निर्देश के अनुसार बीपी की दवा नियमित रूप से लें। डॉक्टरी जांच जिसको फॉलोअप कहते हैं बीपी होने के बाद, मंथ में एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि वो अपने ढंग से फॉलोअप करें कि जो आप दवा ले रहे हैं उसकी मात्रा को घटानी है कि ज़्यादा करनी है या कोई अन्य दवाई उसमें ऐड करनी है। अपना अतिरिक्त वजन, अगर आप मोटे हैं खास करके, तो एक्स्ट्रा वजन को घटाने का प्रयास जरूर करें और नियमित रूप से डॉक्टरी सलाह के अनुसार एक्सरसाइज या योग के अभ्यास जरूर करें। अगर आप नियमित रूप से योग का अभ्यास, आसन, प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो ये आपके मानसिक तनाव को घटाने में सबसे अचूक उपाय है और इससे बीपी भी आपका कंट्रोल रहता है। तो आज के दिन बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर कुछ मैंने बातें बताई हैं आपको इंटरेस्टिंग होगी। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं।